महोदय बड़ी ही गंभीरता के साथ, बड़े ही शालीनता के साथ सबके विचारों को हमने सुना है। अब हम अपने मुख्य अतिथि महोदय को सुनेंगे जो स्वयं में जस्टिस रहे हैं, और आप लोग किस तरह से उनका सम्मान करते हैं, किस तरह से अभिवादन करते हैं। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी लोग, तब मैं उनको बुलाऊं। बड़े ही अदब और सम्मान के साथ सभी लोग, एक भी बंदा बैठा न रहे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सभी लोग। सर के सम्मान में दो पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि हार को जीत की भी दुआ मिल गई, हार को जीत की भी दुआ मिल गई, तप्त मौसम को ठंडी हवा मिल गई। आप आए महोदय तो ऐसा लगा मेरी दुखती नसों को दवा मिल गई, मेरी दुखती नसों को दवा मिल गई। धन्यवाद इस सम्मान के लिए। सम्राट अशोक क्लब के तत्वाधान में चल रहे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय अरविंद कुमार मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीनानाथ मौर्य जी, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौर्य जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सदस्यों, सभागार में विराजमान मेरे भक्तगण, बहनों और भाइयों, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं संविधान की पृष्ठभूमि और संविधान के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। भारत में अंग्रेजों का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया। भारत में सन 1857 में स्थानीय राजाओं तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री में नौकरी करने वाले कुछ सैनिकों द्वारा आज़ादी के लिए एक खूनी क्रांति हुई, जो अंततोगत्वा असफल रही। लेकिन इस खूनी क्रांति का असर यह हुआ कि ब्रिटिश राज ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली और सुधार के नाम पर विभिन्न कानून बनाए गए। इसी दौरान भारत में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय का गठन किया गया, लेकिन भारत के नेतागण इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे और पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि 1857 की क्रांति राजाओं तथा कुछ भारतीय सैनिकों के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता का आंदोलन एक जन आंदोलन बनाने के लिए 28/12/1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पूर्ण स्वराज के आंदोलन को अपने हाथ में लिया। सन 1895 में स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। प्रथम विश्व युद्ध जो 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रभावी था, ब्रिटिश शासन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को आश्वस्त किया कि यदि भारतीय सैनिक ब्रिटिश शासन का बहादुरी से साथ देंगे तो भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम से ब्रिटिश शासन की विजय हुई, लेकिन ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्र करने की बजाय भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित करके भारतीयों को शासन में भागीदारी दिया। इस अधिनियम के तहत प्रमुख प्रांतों के लिए दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रांत स्तर पर विधानमंडल बनाए गए और भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानसभा के सदस्य
चुने जाने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपत्तियों को मद्देनजर भारत सरकार 1919 अधिनियम 1919 खत्म करके भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के अतिरिक्त भारत संघ बनाने का प्राविधान किया गया था। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। अंग्रेजों ने पूर्व भारतीयों को यह आश्वासन दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाएगा। अंग्रेजों के इस आश्वासन पर भारतीयों को विश्वास करना मुश्किल था। स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज, जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटिश मित्र देशों के खिलाफ हिटलर के साथ लड़ रहे थे। इसी बीच अगस्त 1982 में भारत की जनता के स्तर पर एक विस्तृत खूनी क्रांति हुई, जो अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया। और अब अंग्रेज शासन को ये समझ में आ गया था कि भारत को अपने अधीन अब नहीं रखा जा सकता। अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को भारत का संविधान बनाने के लिए कहा। इसी कड़ी में संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ, जिसके प्रथम मीटिंग 9/12/1946 को हुई। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश इंडिया के प्रतिनिधि की तरफ से थे, 93 प्रतिनिधि राजघराने की तरफ से थे, 4 प्रतिनिधि मुख्य आयुक्त प्रांतों के थे। इस दौरान मुस्लिम लीग की तरफ से अपने लिए अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई और पाकिस्तान का गठन हुआ, तो 389 प्रतिनिधि की जगह 299 प्रतिनिधि रह गए। संविधान सभा की प्रथम मीटिंग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। भारत को 15 अगस्त 1947 को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मीटिंग में मसौदा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। यहाँ मैं ये कह देना चाहता हूँ कि उस समय भारत में बहुत सारे उच्च न्यायालय थे और बहुत बड़े बड़े वकील थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा और संविधान की समझ रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। और यह उनकी संविधान सभा की मजबूरी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। उस समय भारत में मूल रूप से भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय यूनियन पार्टी, अनुसूचित जाति महासंघ इत्यादि राजनीतिक पार्टियां सक्रिय थी। मसौदा समिति ने भारत के संविधान की रचना करके अपना ड्राफ्ट 4 नवंबर 1947 को भारत के संविधान सभा को सौंप दिया। इसके बाद संविधान सभा में एक एक अनुच्छेद पर लंबी बहसें होती थी और बहस के उपरांत सर्वसम्मत से या बहुमत से जो प्रारूप फाइनल होता था उसको अंतिम माना जाता था। और संविधान सभा ने पूरे संविधान का अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, जिसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, क्योंकि लागू करने की तिथि पहले से घोषित थी। 26 जनवरी बसंत पंचमी का दिन था और यह शुभ दिन पहले से घोषित किया गया था।
संविधान सभा में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था, जो भारत की संसद ने 42वें संविधान संशोधन विधेयक से भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संशोधित किया। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, जहां कानून बनाकर जनता के मत लिए जाते हैं और बहुमत के आधार पर स्वीकृत और अस्वीकृत होता है, और दूसरा प्रकार का लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो कानून स्वीकृत और अस्वीकृत करते हैं और उन्हें सरकार बनाने का अधिकार होता है। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहलाता है, और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। प्रथम संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा राष्ट्रपति शासन प्रणाली। भारतीय समाज में व्याप्त अशिक्षा को देखते हुए भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जहां जनता को संसद और राज्य विधानमंडल में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, और ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, बहुमत से कानून पारित करते हैं। संविधान में संसद और विधान सभा का कार्यकाल 5 साल के रूप में निर्धारित किया गया है। लोकतंत्र में एक विसंगति होती है, जहां 50 लोगों पर 51 लोगों का बहुमत हो जाता है, यानी कि 101 लोगों पर 51 लोग शासन करते हैं, 50 लोग उसमें असहमत भी रहते हैं। लोकतंत्र मूल रूप से नागरिकों के समान अधिकार पर स्थापित होता है, जिसमें जनता के लिए सरकार का गठन जनता के द्वारा किया जाता है। संविधान के पूर्व भारत की सामाजिक संरचना इस प्रकार की थी, जहां नागरिकों के अधिकारों में घोर विषमता थी। इसलिए इस विषमता को दूर करना और समान नागरिक अधिकार की स्थापना संविधान के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, लेकिन भारत के संविधान की एक और विशेषता है कि संविधान के भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यह अनुच्छेद 12 से शुरू होकर अनुच्छेद 32 तक है। मौलिक अधिकार की वरीयता न सिर्फ भारत के अन्य कानूनों पर है, बल्कि भारत के संविधान के शेष भाग पर भी है। अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकार तथा कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य के नागरिकों के बीच धर्म, नस्ल, जाति और लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का विभेद करने के लिए रोका गया है। यद्यपि राज्य को स्त्री, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संरक्षण व विकास के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरी में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिया गया है, लेकिन ऊपर जैसा स्त्री, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था का अधिकार राज्य को दिया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को खत्म किया गया है तथा अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 में मिलिट्री और शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और व्याख्या की आज़ादी, बिना शस्त्र के इकट्ठा होने की आज़ादी, समिति, सहकारी समिति व संघ बनाने की आज़ादी, हिंदुस्तान के किसी भाग में जाने बसने की आज़ादी, हिंदुस्तान में किसी तरह का व्यवसाय करने की आज़ादी दी गई है, जिसको नियमित करने के लिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संविधान में संपत्ति का भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 84 संशोधन विधेयक से इसे समाप्त किया गया। संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत नागरिकों के निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिन्हें इन्हीं अनुच्छेद के तहत या अन्य कानून के तहत नियमित किया गया है। सन 2010 में 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत बेगार व जबरदस्ती कार्य कराना प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल के कम उम्र के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान या खतरनाक जगहों पर कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 31 के तहत किसी नागरिक को उसकी संपत्ति को बिना उचित प्रतिफल दिए सरकार द्वारा अध्याप्ति नहीं की जा सकती का प्राविधान है, लेकिन यह अनुच्छेद 44वें संशोधन द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत है, जिसमें समाज को सामाजिक समता, विकास, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करने का निर्देश है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य के नीति निर्धारक विषयों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। 44वें संशोधन विधेयक से भाग 4 जोड़ा गया, जिसमें राज्य के मौलिक कर्तव्य का विस्तार रूप से उल्लेख किया गया है। अगर हम संविधान के भाग 3, 4 व 4A को पूर्ण रूप से विचार करें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत का संविधान एक सामाजिक सुधार का लक्ष्य निर्धारित करता है, जिससे हम समता, समरसता, सार्वभौमिक विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भारत के संविधान में कुल 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, भाग 2 नागरिकता के बारे में, भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में, भाग 4 राज्यों के नीति निर्धारित तत्वों के बारे में, भाग 4 मौलिक कर्तव्य के बारे में, भाग 5 में संघ सरकार की संरचना, संसद की संरचना, संसद व राज्य के अधिकार क्षेत्र, संघीय न्यायिक व्यवस्था व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के गठन के संबंधित है। उसी तरह भाग 6 राज्यों के गठन, राज्यों की विधानसभा, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों के गठन के बारे में है। भाग 7 निरस्त किया जा चुका है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में है। भाग 9 पंचायत, नगर पालिका व सहकारी समितियों के संबंध में है।
भाग 10 अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के संबंध में है। भाग 11 में केंद्र व राज्य के वैधानिक क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का विवरण दिया गया है। भाग 12 केंद्र व राज्य के वित्त, संपत्ति, संविदा और मुकदमे के संबंध में है। भाग 13 के भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम के संबंध में है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के संबंध में है। भाग 14 न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में है। भाग 15 चुनाव से संबंधित है। भाग 16 आरक्षण से संबंधित है। भाग 17 केंद्र व राज्य के भाषाओं के संबंध में है। भाग 18 केंद्र में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करता है। भाग 19 विविध प्राविधान करता है। भाग 20 संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देता है। भाग 21 कुछ अस्थायी और विशेष व्यवस्था के संबंध में है। भाग 22 संक्षिप्त विवरण, शीर्षक व आधिकारिक पाठ के संबंध में है। भाग 20 में संसद को संविधान में संशोधन करने के अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने फैसलों में यह उल्लिखित किया है कि जो मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित हैं संविधान के आधारभूत संरचना संशोधन के माध्यम से नहीं बदली जा सकती। आधारभूत संरचना कहीं भी परिभाषित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों अनुसार आधारभूत संरचना हम इस प्रकार से कह सकते हैं: भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थिति, धर्मनिरपेक्षता व व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण, कानून का शासन जिसमें संविधान की वरीयता, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के स्वतंत्र स्वरूप व शक्ति इत्यादि हैं। भाग 11 तथा अनुसूचित 7 के तहत केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाया गया है। भाग 18 के तहत आपातकालीन शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, जिससे किसी भी राज्य को के अलगाववादी नीति पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकता है। संविधान में लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, या हम ये कह सकते हैं कि संविधान ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करके रखा है, जिसमें प्रथम विधायिका, जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्य को अनुसूची 7 में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने के अधिकार हैं। द्वितीय कार्यपालिका, जिसे संविधान व अन्य कानूनों को लागू करने और उनके कार्य क्षेत्र निर्धारित हैं। तृतीय न्यायपालिका, जो व्यक्ति से राज्य से किसी अन्य राज्य या उनकी संस्थाओं के बीच विवाद सुलझाने का क्षेत्राधिकार रखता है। संविधान में कोई प्राविधान न होते हुए भी प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, जो समय समय पर उपरोक्त तीनों संवैधानिक स्तंभों को आईना दिखाने का कार्य करता है, जिसके कारण इसका महत्व व इसका प्रभाव स्वतः साबित होता है। अंग्रेजों से की गुलामी से भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, लेकिन कुछ अन्य आज़ादी भारत के संविधान लागू होने की तिथि यानी 26 जनवरी 1950 से प्राप्त हुई। अन्य आज़ादी जैसे राजतंत्र से आज़ादी, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान,
के आधार पे जो भेदभाव था उससे आज़ादी, छुआछूत मारने से आज़ादी, बेगार कराने से आज़ादी, ये आज़ादी हमें संविधान के द्वारा 26 जनवरी 1950 से प्राप्ति हुई। यह तो संविधान का एक स्वरूप था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि संविधान के लागू हुए 75 साल बीतने के उपरांत भी हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। इसके लिए संस्थाओं पर बैठे हुए व्यक्ति जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। और अंत में मैं एक कविता से करता हूँ कि होठ प्यासे हैं लहू के आज भी, बंद दरवाजे हैं घर के आज भी, रोशनी की बात मत कीजिए रात आई है संवर के आज भी। ऐसे अंधेरे में सम्राट अशोक क्लब हमें कुछ रोशनी दिखाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम ये वक्तव्य अपना समाप्त करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद।